मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएस सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। आज आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम अपना मिनिमम वेजेस एक्ट कर रहे हैं 1948, उसके मैं 10 सेक्शन तक आपको अपनी क्लास दे चुकी हूँ। आज हम इसे सेक्शन नंबर 11 से लेकर के 29 तक कवर करेंगे। क्या कहते हैं इसी सेक्शंस और क्या प्रोविजंस है इसमें, उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 11 सेक्शन जो है वो कहता है वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड का मतलब है कैश में तो वेज होती होती है, किसी चीज के रूप में भी वेज दिया जा सकता है। तो ये कहते हैं एक्चुअली तो मिनिमम वेज कैश में ही दी जानी चाहिए, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर ऑथराइज करती हो, जहां पर पे कि इस तरह का रिवाज हो कि वहां काइंड्स में भी वेजेस दी जा सकती हैं कैश के अलावा, तो उसे चाहे तो आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से कैश में, काइंड में या दोनों में वेजेस के रूप में दिया जा सकता है, राइट। और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो इस चीज को भी इंश्योर कर सकती है, इस चीज के लिए भी ऑथराइज्ड है वो कि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं जो कंसेशनल रेट्स पे दिए जा सकते हैं, इस चीज के लिए भी वो ऑथराइज्ड है कि अगर वो अनाज देती है या कोई कपड़ा देती है तो वो भी वो रीजनेबल रेट्स पे उन्हें प्रोवाइड कर सकती है एज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, राइट। तो ये कैश भी हो गया है और काइंड्स भी हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन नंबर 12 है वो कहता है पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, कि मिनिमम रेट जो है वेजेस का उसका पेमेंट किया जाना चाहिए। तो कहते हैं अगर आपका जो न्यूनतम मजदूरी है, एक वर्कर की जो न्यूनतम मजदूरी है, उसको बिना किसी कटौती के पेमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। कोई स्टैट्यूटरी रिडक्शन उसमें नहीं होता, जिसको अपन वैधानिक कटौती बोलते हैं वो नहीं होता। किस में नहीं होता? जब आप न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं तब। हम केवल मजदूरी की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम मजदूरी के टाइम पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं किए जाते हैं, वो पूरा का पूरा दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ही होता है कि उसमें अगर उसमें से भी कोई कटौती कर ली गई तो उस मजदूर के पास कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए लायक, राइट। और इसके अलावा कहता है इस वेजेस का जो पेमेंट होता है, लेस देन मिनिमम वेजेस होता है, वो हमेशा अगर मिनिमम पेमेंट से भी कम दिया जाता है एक मजदूर को मजदूरी, तो ये इल्लीगल है। अगर उसकी परफॉर्मेंस को लेस मानते हुए, कम मानते हुए मिनिमम रेट से भी कम मजदूरी अगर उसको दी जाती है तो ये अवैधानिक है। ये चीज क्लियर करता है सेक्शन नंबर 12 जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का है, मिनिमम वेजेस एक्ट का 1948 कहता है, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की। 13 वाला सेक्शन जो है वो कहता है फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क, यानी काम के नियत घंटे। तो ये कहता है एक एडल्ट जो है, जो कि फैक्ट्री में काम करता है, उसके पूरे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए और एक हफ्ते के बाद उसे एक हॉलीडे जरूर दिया जाना चाहिए। ये प्रोविजन है। आगे एक बात कहा जा रहा है कि अगर पूरे एक दिन में कोई एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है और 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे कम से कम 1 घंटे का रेस्ट पीरियड दिया जाना जरूरी है। ये भी प्रोविजन जो कि सेक्शन 13 में कवर किया गया है ऐसा बताता है। उसके अलावा ये कहता है कि किसी भी वर्किंग डे को अगर वो काम कर रहा है और अगर किसी हॉलीडे पे भी वो वर्क कर रहा है तो ऐसे में उसे चाहे तो कंपनसेटरी हॉलीडे दिया जाए या फिर ओवरटाइम वेजेस दी जाए, ऐसा जरूरी है, ताकि कि एक व्यक्ति को उसकी सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक वातावरण में मिक्स होने के लिए एक कहना चाहिए बेस मिलना चाहिए, उसको एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि जहां वो अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि लगातार रूप से अगर वो व्यक्ति काम करेगा तो पूर्णतया वो थक जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि हफ्ते में वो इन टोटल 48 घंटे से ज्यादा काम न करे और एक दिन में अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे 1 घंटे का कम से कम रेस्ट पीरियड दिया जाए। साथ ही में अगर किसी हॉलीडे के दिन वो वर्किंग कर रहा है तो उसे कंपनसेटरी
या तो हॉलीडे दिया जाए या उस काम का उसे ओवर टाइम वेज के हिसाब से मजदूरी दी जाए, राइट। अब ये तो हो गया सेक्शन 13 की बात। सेक्शन 14 कहता है ओवर टाइम वेजेस की बात करता है। जो व्यक्ति अपने नियत समय से ज्यादा काम कर रहा है उसके लिए उसकी क्या मजदूरी है। तो कहा गया है अगर एक व्यक्ति हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो जितने भी ज्यादा घंटे काम करता है उसको ओवर टाइम माना जाए, और इस ओवर टाइम का जो रेट होता है वो नॉर्मल वेज रेट का दुगना होता है। ये कहता है जो नॉर्मल वेज रेट है, जो आपका सामान्य मजदूरी दर है, उसका दुगना कहा जाता है और वो पर घंटे के हिसाब से दिया जाता है जो ओवर टाइम वेजेस होता है। सेक्शन 14 इस चीज को क्लियर करता है। अब आगे की बात करते हैं। सेक्शन 15 कहता है वर्कर्स वेज हु हैज वर्कड लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ऐसे मजदूर की क्या मजदूरी होगी जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी कम काम करता है। तो कहा गया है कि ऐसे में employer could not provide the activities of the job, then the employee is entitled to receive full salary. अगर एक व्यक्ति अपने वर्किंग आवर्स से कम काम करता है तो वो पूरी सैलरी नहीं देगा, जो उसका नियोक्ता है वो उसे पूरी सैलरी नहीं देगा। और अगर वो अनिच्छा से कोई काम करता है तो भी वो पूरी सैलरी नहीं देगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा नहीं है और तब वो कोई काम करता है तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि एम्प्लॉय को पूरी सैलरी लेने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आप एक काम करते हो तो ना केवल आप फिजिकल फॉर्म में काम करेंगे बल्कि आप मेंटली भी वहां प्रेजेंट होना जरूरी है, तब कहीं जाकर के आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ये कहते हो कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए माना जाए कि मैं काम कर रहा हूँ, और अगर वो पूर्णतया दिमाग लगा के काम नहीं कर रहा है तो उस एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि उसे वो सैलरी काट के देगा, उसकी मजदूरी को वो काट के देगा। क्योंकि ये जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 15 में वो ये कहता है एक एम्प्लॉय का भी ये दायित्व बनता है कि जब वो जिस जगह काम कर रहा है तो वो पूर्णतया अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए और इच्छाओं के साथ में काम को पूरा करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सेक्शन नंबर जो 16 है वो कहता है वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। यानी अगर काम के 2 से ज्यादा कोई क्लास है उसमें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए कहा गया है अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसके लिए वेज जो है अलग अलग रेट पे अप्लाई होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम की 2-3 तरह के वर्ग में काम कर रहा है, अलग अलग तरह का काम कर रहा है, तो उसे अलग अलग रेट के हिसाब से वेज दिया जाना चाहिए। और ऐसे में एम्प्लॉय को उसके टाइम को ध्यान में रखते हुए, किस तरह से उस काम में उसने कितना टाइम लगाया है उसको ध्यान में रखते हुए उसे उस काम के एवज में मजदूरी दी जानी चाहिए। ठीक है, और ऐसे में उसकी मिनिमम रेट से कम नहीं होनी चाहिए मजदूरी। किसी भी काम की जो मजदूरी है वो उसके न्यूनतम दर से कम नहीं होनी चाहिए। आगे जो सेक्शन 17 है वो ये कहता है कि जो मिनिमम टाइम रेट वेजेस है, MTRW लिखा है, मिनिमम टाइम रेट वेजेस है, वो पीस वर्क के हिसाब से दी जानी चाहिए। यानी पर्टिकुलर कोई काम किया गया है तो वैसे दिए जाना चाहिए। तो अगर कोई पीस वर्क किया जाता है तो उसकी मिनिमम टाइम रेट जो है वो पीस रेट के हिसाब से फिक्स की जाए। साथ में ऐसे एम्प्लॉय को जो वेजेस दी जाएगी वो मिनिमम टाइम रेट से कम नहीं होनी चाहिए। आप कहने को तो पीस रेट के हिसाब से वेजेस दे रहे हो, लेकिन ऐसे वेजेस जो पीस रेट के हिसाब से दिए जा रहे हैं वो टाइम रेट के हिसाब से कम नहीं होने चाहिए। देखो, पीस रेट का मतलब होता है किसी काम के हिसाब से, काम पूरा काम कब होता है उसके हिसाब से, और टाइम का मतलब होता है कितने घंटों में काम पूरा होता है। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि ये मकान बनाना है तो आप कहते हो कि 2 साल में मकान बन जाएगा। अब चाहे 2 साल में मकान बने चाहे 1.5 साल में मकान बने, मकान पूरा होने पर उसका पूरा पेमेंट दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये तो होता है पीस रेट। और अगर ये कहा जाता है कि 2 साल में ये मकान पूरा होगा तो 2 साल के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है, यानी टाइम के हिसाब से या पीस के हिसाब से। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर पीस रेट के हिसाब से मजदूरी तय हुई है तो वो ऐसी मजदूरी किसी भी तरह से टाइम रेट के, न्यूनतम टाइम रेट के दर के हिसाब से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा सेक्शन 17 कहता है। अब 18 सेक्शन ये कहता है रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। जो भी
जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसको जिस दर पे मजदूरी दे रहे हैं, उसके पूरे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाने चाहिए। यानी उस रजिस्टर में ये सारी बातें होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयड पर्सन के क्या पर्टिकुलर्स है, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह क्या है, और जिन लोगों ने उसमें काम किया है उन लोगों के नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या है, कि कितना पेमेंट उनको वेज के रूप में दिया गया है, और किस तरीके से रसीद उनको दी गई है कि उन्हें मजदूरी दी गई है, यानी उनके सिग्नेचर वगैरह। उसके अलावा एक बात कहता है, जो सेक्शन 19 है वो इंस्पेक्टर की बात करता है। यानी इस चीज़ का इंक्वायरी करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की तरफ से जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं, वो इस चीज़ की जानकारी लेने आ सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में कि क्या मजदूरों को जो मिनिमम मजदूरी है वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और ऐसे में उनके पास में राइट होता है कि इस चीज़ को पता करने के लिए वो वहाँ के रिकॉर्ड्स को ना केवल इंक्वायरी कर सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, उसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ऐसा उनको पावर दिया गया है। तो ये इंस्पेक्टर से रिलेटेड है सेक्शन 19। जो सेक्शन 20 है वो क्लेम से रिलेटेड है। क्लेम का मतलब है कोई भी जो लेबर कमिश्नर है या कोई दूसरा अपॉइंटेड अथॉरिटी जो है, उस चीज़ का उसको अधिकार होता है, वो किसी भी क्लेम की हियरिंग को सुनेगा अगर कोई नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस है तो। यानी किसी वर्कर को अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई है, नॉन पेमेंट है वो, तो ऐसे क्लेम्स को सुनने का, उसकी सुनवाई करने का अधिकार है उस लेबर कमिश्नर को या जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है उनको। उसके अलावा कहता है जिस व्यक्ति को इस चीज से पीड़ा हुई है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसको अप्लाई करने का भी अधिकार है, और ऐसा अप्लाई करने का उसे अधिकार उस जिस महीने की मजदूरी उसे नहीं मिली है, मिनिमम मजदूरी भी नहीं मिली है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे क्लेम फाइल करने का उसको अधिकार है, ऐसे एग्रीव्ड पर्सन को। राइट। अब बात करते हैं सेक्शन 22 कहता है पेनल्टीज की बात करता है। पेनल्टीज में यानी जो ऑफेंसेस होंगे और उसके पनिशमेंट क्या होंगे। तो ये कहता है जो भी मिनिमम वेजेस से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो उसका पनिशमेंट ये कहता है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा और उसका फाइन, जिसका 500 रुपये हो सकता है और या फिर दोनों, ये उसकी सजा है अगर आप किसी मजदूर को उसकी न्यूनतम मजदूरी भी पे नहीं करते हैं तो। राइट। अब आगे की बात और ये कहता है सेक्शन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। वो कहता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना। तो अगर किसी भी काम को, एक्ट को शुरू करने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए हैं एम्प्लॉय के साथ में, तो वो, और अगर अपने वेजेस के, मिनिमम वेजेस के राइट को वो रिड्यूस करता है, तो ऐसे में कोई भी जो एक्ट का दिया गया प्रावधान है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है उसने खुद ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि मुझे न्यूनतम मजदूरी ना दी जाए, उससे भी कम मजदूरी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी कंसेंट वो अगर दे देता है वो एम्प्लॉय, तो ऐसे में एम्प्लॉयर बाध्य नहीं है कि उसे वो न्यूनतम मजदूरी दे। तो ऐसे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाता है। राइट। इसके अलावा कहते हैं जो सेक्शन नंबर 27 है वो ये कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड शेड्यूल। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि कोई शेड्यूल ऐड किया जाए, तो वह कहता है ऐसा करने के लिए वो 3 महीने से भी कम समय, तीन महीने के अंदर वो ऐसा शेड्यूल नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट्स में पब्लिश करने के बाद। राइट। 3 महीने का समय उसे लिया जाना जरूरी है। और जो सेक्शन 28 है वो कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। उसके लिए भी ये कहा गया है कि ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी एक्ट का जो एग्जीक्यूशन है उसको किस तरह से उसे लागू करवाना है, इसके लिए भी वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 29 सेक्शन है वो ये कहता है कि 29 सेक्शन में हमने बताया है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे किया जाएगा। और वो 29 सेक्शन साफ साफ तौर पे ये कहता है कि जो भी चीज़ें की जाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है कि वो रूल बना सकती है, चाहे वो बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए कोई प्रोसीजर हो, या वोटिंग का कोई मेथड हो, या कैजुअल वैकेंसी वगैरह मेंबरशिप की हो, या कोरम नेसेसरी वगैरह हो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह के नियम बनाने का अधिकार है अंडर सेक्शन 29 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948।
यहाँ तक की तो बात हुई ये सारी कि जब वो ये कहता है कि पूरा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के सारे सेक्शंस क्या कहते हैं। अब बात करते हैं अगर हम कंक्लूड फॉर्म में करें, क्योंकि यहाँ पे आकर के हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट पढ़ा दिया है, मैंने आपको वेजेस एक्ट पढ़ा दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा दिया है, मैंने आपको मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ा दिया है, और इसको आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ। तो इन टोटल सम अप अगर हमें करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, अगर इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे नियम कायदों को ना केवल बनाता है, डिस्कस करता है, उसके राइटिंग लेटर्स वगैरह जो है वो उन लोकल अथॉरिटीज़ तक भेजता है ताकि कि इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो रेगुलरली रिवाइज करता है उन मिनिमम वेजेस रेट्स को, ताकि कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड पर्सन है, उनका कहीं भी तरीके से कोई आर्थिक शोषण ना होने पाए, साथ के साथ उनका वेलफेयर इंश्योर किया जा सके। तो चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो राज्य सरकार है वो मिनिमम वेजेस एक्ट को टाइम टाइम पे रिवाइज करती रहे, ताकि अपने कर्मचारियों को वो आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके और उन्हें उनका भला कर सके। इसके साथ ही हमारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो 1948 है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस के जरिए जो ये सारे एक्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू सो मच।